सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रमेश चंद और जैसा कि आप जानते हैं मैं फुल्ली रॉ वेगन डाइट की प्रैक्टिस करता हूं करीब 1 साल से, और बीच बीच में आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी इस जर्नी में और आगे आगे बढ़ते जाएं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस शरीर में बीमारियां बनने का जो मेन कारण है वो क्या है। आपने देखा होगा कि मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ रॉ फूड के ऊपर होती है। मेरा जोर इस बात पर होता है कि आप रॉ फूड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं बीमारियों को ठीक करने की अपेक्षा रॉ फूड खाने पर ज़्यादा जोर देता हूँ। मेरा जोर यही होता है कि अगर आप 25% रॉ फूड यूज करते हैं तो 50% की तरफ बढ़ जाएँ। 50% अगर रॉ फूड आप पूरे दिन में यूज करते हैं तो आप 60-70% की तरफ बढ़ जाएँ। 60-70 तक हैं तो आप 80-90 तक 100 तक बढ़ जाएँ। तो मेरा ये जो आशय है, मेरा जो ये भाव है कि आप रॉ फूड ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। वो इसीलिए है कि स्वास्थ्य का जो आधार है हमारा वो है फूड। अगर हमारा फूड ही गलत है, हमारा शरीर सही कैसे रह सकता है? तो इसीलिए मेरा सारा जोर आहार की तरफ होता है। अगर हमारा आहार शुद्ध है, बढ़िया है, नेचुरल है, अपक्व आहार है, प्राकृतिक आहार है, तो मेरा जोर सिर्फ प्राकृतिक आहार लेने पर ही होता है। अगर आप प्राकृतिक आहार की जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं तो और कोई नियम आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में और किसी की गाइडेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कहा जाता है कि आहार ही दवा है। आहार आपका ठीक नहीं है तो दवा क्या करेगी, और आहार ही अगर आपका ठीक है तो दवा की क्या ज़रूरत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं आहार के ऊपर ही ज़्यादा जोर क्यों देता हूँ। पहली बात, जब भी हम नेचुरल आहार खाते हैं, हमारी प्रकृति के अनुसार प्रकृति ने जो हमें दिया है वही आहार हम खाते हैं नेचुरल फॉर्म में, चाहे वो फ्रूट्स के फॉर्म में हो, चाहे सैलेड के फॉर्म में हो, चाहे नट्स के फॉर्म में हो, या सीड्स के फॉर्म में हो, या रूट्स के फॉर्म में हो। तो जो भी ये नेचुरल आहार हैं, जो अपक्व आहार हैं, कच्चे आहार हैं, जब भी हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा इनमें मोस्टली न्यूट्रिशेंट होते हैं। ये विटामिन से, मिनरल से, फाइटोन्यूट्रिएंट्स से, इनमें सभी प्रकार के हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो सभी भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं। और जब भी हम इनको खाते हैं तो कभी भी हमारी बॉडी में कब्ज नहीं होती है। हमारी सारी बीमारियों का जो मेन कारण है वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का जो मेन कारण है वो है आहार। गलत आहार ही हमारा मेन कारण है कब्ज होने का। आपने देखा हो जब भी हम आहार को पकाते हैं तो वो अननेचुरल हो जाता है। उसका जो फाइबर है जो वेस्ट हो जाता है, खुज्जा है जो वो ख़त्म हो जाता है। वो जो खुज्जा था उसके अंदर जो फाइबर था वही कब्ज को ठीक करने के काम आता है। वही आहार की न्यूट्रिशन बॉडी को देने के बाद उस आहार को बाहर लेकर आ जाता है, जिससे कभी भी किसी को कब्ज नहीं होती है। लेकिन जब भी हम किसी आहार को पचाते हैं तो एक तो उसका पानी वेस्ट हो जाता है। नेचुरल जो उसके अंदर पानी भरा हुआ था, मिनरल्स भरे हुए थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए थे, वो सब वेस्ट हो जाते हैं। उसमें बचता है तो नाम मात्र की चर्बी, नाम मात्र का खुज्जा, सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट रह जाता है। जो नमक मिर्च का होता है या दूसरे जो भी टेस्ट आप उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसका ही टेस्ट बचता है। आपका सिर्फ पेट भरता है और आपको मिलता है एक नाम मात्र का न्यूट्रिशन, जिससे आपका लुढ़कता पुढ़कता ये स्वास्थ्य चलता रहता है। जैसे चारों तरफ आपको अपने तरह के बीमार दिखते हैं, किसी को कब्ज है, किसी को बुखार है, जुकाम है, सर्दी है, किसी को बीपी है, और उसी उम्र के अनुसार आपको भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको लगता है कि ये नेचुरल है, ये सभी को होता है तो मेरे को भी ये हो रहा है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि सभी का आहार भी वही है जो आपका आहार है, इसीलिए आपको भी वही हो रहा है जो सबको हो रहा है। अगर आप इस चेन से अपने आप को हटाना चाहते हैं तो आपको चेंज करना होगा अपना आहार। जब भी हम पके हुए आहार को खाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पके हुए आहार के लिए नहीं बना है, तो संभवतः इसमें ये वही होता है जो इसके
पाचक रस होते हैं वो पूर्ण नहीं पड़ते हैं इस पके हुए आहार को पचाने के लिए, तो पूर्ण रूप से उस पके हुए आहार का पाचन नहीं हो पाता है। जब पूर्ण रूप से उस आहार का पाचन नहीं होगा तो होगा क्या कि फूड फर्मेंट होने लगता है। फर्मेंट होने के कारण उसमें सड़न पैदा हो जाती है, और फूड में सड़न पैदा होने के बाद उसमें टॉक्सिन्स क्रिएट होने लगते हैं, और उससे होती है गैस। वही गैस जो किसी की पास हो जाती है नीचे से या ऊपर से, या किसी न किसी अंग में जाके वो प्रहार करने लगती है। अगर वो सर की तरफ दौड़ने लगती है तो माइग्रेन और सर दर्द हो जाता है। अगर किसी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में दौड़ने लगती है तो उसकी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बॉडी पेन हो जाता है, हार्ट की तरफ अगर वो दौड़ने लगती है तो हार्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब दूसरा इसका नुकसान ये होता है, जो कि आहार हमारा पूर्ण रूप से पचा नहीं है तो वो आंतों में जाने के बाद वहाँ पे रुकने लगता है, और आंतों की परतों से चारों तरफ की जो परतें हैं उनसे चिपकने लगता है, और लंबे समय तक पका हुआ आहार खाने के कारण ये जो परत है पूर्ण रूप से ढक जाती है। इससे दो तरह के नुकसान बॉडी को झेलने पड़ते हैं, मनुष्य को झेलने पड़ते हैं। वो ये हैं कि जो पहले पाचक रस हमारे बॉडी के द्वारा, हमारी आंतों के द्वारा उस खाने को पचाने के लिए दिए जा रहे थे, उनका निकलना कम हो जाता है। उससे क्या होता है, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। अब दूसरा क्या होता है कि हमारे आंतों के द्वारा जो न्यूट्रिशन का अवशोषण किया जाता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, उनकी क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से हेल्दी आहार खाने के बाद भी लोग बिल्कुल कमजोरी फील करते हैं। उनकी हड्डियां कमज़ोर होती है, कैल्शियम ख़त्म हो चुका होता है, हीमोग्लोबिन उनका बिल्कुल 8-10 पे आ चुका होता है। देखने में वो लाल नज़र आते हैं, गोल मटोल नज़र आते हैं, हेल्दी नज़र आते हैं, लेकिन उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। तो कब्ज़ होने से हमारे एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। उससे होगा क्या है, जिस भी ऑर्गन में, जिस भी शरीर के हिस्से में इन चीज़ों की कमी होगी तो उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होने लगती है। उससे रिलेटेड हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसके बाद आगे चल के हमें बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात जो आती है वो ये आती है, जब भी हमारा खून बनता है वो बनता है कि आहार जो आपने खाया है उससे अवशोषित रस कैसा है, किस क्वालिटी का है, उसी से आपके खून के निर्माण की प्रक्रिया बनती है। अगर कब्ज आपको लंबे समय तक रहती है तो आंतें उसी सड़े हुए मल से ही रस को खींचना चालू रखती हैं, जारी रखती हैं। अगर आप कई दिन तक आपको कब्ज रहती है तो पुराने मल से ही आंतें अवशोषित करती रहती हैं उसमें से रस को। तो वही रस गंदा रस होता है जो कि हमारे ब्लड को टॉक्सिक बना देता है, फुल्ली टॉक्सिक बना देता है, जो कि वही रक्त का निर्माण टॉक्सिक रूप में होता है। वही रक्त पूरे बॉडी में भ्रमण करता है, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हमारी आँखें हैं, चाहे हमारा सर है, या बॉडी के दूसरे पार्ट्स हों, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह फैला हुआ है। तो जहाँ भी ये रक्त जाते हैं वहाँ पे होती हैं धमनियाँ, वैरायटी ऑर्गन्स होते हैं, वैरायटी उनके गुच्छे होते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, जब भी रक्त भ्रमण करता है तो वो अपने साथ गंदगी को लेकर, टॉक्सिन्स को लेकर भ्रमण करता है। तो होता क्या है, ये जो गंदा खून है जब भी ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स के पास जाता है तो हर ऑर्गन्स के पास होते हैं नाड़ियों के कुछ जाल और गुच्छे। जब भी ब्लड भ्रमण करता है तो हर नाड़ी के पास जो गुच्छे हैं उनमें ये टकराता है और गंदगी धीरे धीरे वहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे होता क्या है कि नाड़ियों में अवरोध पैदा हो जाता है, वहाँ पर ब्लड सही से पास नहीं हो पाता है, तो उस ऑर्गन में ज़्यादा गंदगी रुकने लगती है, और ज़्यादा गंदगी रुकने के कारण वहाँ पर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे उस ऑर्गन में पूर्ण रूप से ब्लड नहीं जा पाता। अगर हार्ट के अंदर ये ब्लॉकेज होने लगती है तो इससे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, दिल की बीमारी हो जाती है। आँखों की नाड़ियों में अगर ये गंदगी रुकने लगती है तो हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। अगर यही गंदगी हमारे सर के अंदर जमने लगती है तो बाल उड़ जाते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे बाल उड़ चुके हैं। और यही गंदगी अगर हमारी किडनी की तरफ जाती है तो ओवर गंदगी होने के कारण उसके लिए ओवरलोडिंग वर्क हो जाता है। तो एक समय पे ऐसा काम हो जाता है किडनी का कि वो अपना काम स्लो कर देती है,
और आगे चलकर अगर हमारा पका हुआ आहार खाते ही रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि किडनी अपना काम करना बंद हो जाती है। इसको कहा जाता है किडनी फेलियर। यही गंदा ब्लड अगर हमारी हार्ट की तरफ जाता है तो वहाँ पे टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, उन नाड़ियों को अवरोध कर देते हैं, जिसको फिर आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है। तो हार्ट अटैक और कुछ नहीं है बल्कि गंदगी का प्रतीक है। हमारे ब्लड में जो नाड़ियों में जो गंदगी जमा है, जो चिकनाई जमा है, जो टॉक्सिन जमा है, यही बीमारी का कारण है। तो हमारी बॉडी में जहाँ भी स्पेस है गंदगी को इकट्ठा होने का, जहाँ भी उसे स्पेस मिलेगा वहाँ पे गंदगी ठहरेगी, चाहे वो हार्ट है, चाहे किडनी है, चाहे लंग्स हैं, चाहे थ्रोट है, कहीं भी जहाँ भी इसको जगह मिलेगी वहाँ पे ये गंदगी ठहरना चालू कर देगी। और जिस अंग के पास ये गंदगी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है या इकट्ठा हो जाते हैं, उस शरीर से रिलेटेड, उस अंग से रिलेटेड बीमारी का नाम हम दे देते हैं उस अंग को कि इसको ये बीमारी हो गई है। अगर ये गंदगी सारी खून की नलियों में फैल जाएगी और वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी तो हम इसे बीपी का नाम दे देते हैं। अगर ये दिल की धमनियों के पास की नलियों में इकट्ठा हो जाएगी तो हम इसे दिल की बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर यही गंदगी हमारे शरीर के जोड़ों में रुकने लगती है, घुटनों में रुकने लगती है या किसी दूसरे हड्डियों के जोड़ों में रुकने लगती है तो इसे हम गठिया का नाम दे देते हैं। वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे कड़ापन आ जाता है, वो अंग मुड़ना बंद हो जाते हैं। और यही खून की गंदगी अगर हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों के अंदर रुक जाती है तो इसे हम हार्मोनिक इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बोल देते हैं। और यही खून की गंदगी अगर हमारे गले की ग्रंथियों में रुक जाती है तो हम इसे थायराइड की प्रॉब्लम्स बोल देते हैं। और यही खून की गंदगी अगर हमारी पैनक्रियाज की ग्रंथियों में इकट्ठा हो जाती है तो हम इसे डायबिटीज़ बोल देते हैं। और यही खून की गंदगी अगर हमारे रीढ़ के ऊंचले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में ठहर जाती है तो हम इसे सर्वाइकल का नाम दे देते हैं। और यही गंदगी अगर हमारे निचले हिस्से में, रीढ़ के निचले हिस्से में ठहर जाती है तो हम इसे कमर का दर्द या स्लिप डिस्क का नाम दे देते हैं, जिससे पूरे पैरों में साइटिका पेन हमको फील होने लगता है, जो कि भयंकर दर्द होता है। जो जिसको ये होता है वही समझ सकता है कि इसका दर्द कितना असहनीय होता है। तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बॉडी होने के बाद, रक्त का बहुत गंदा होने के बाद ये जहाँ भी रुकने लगता है वहीं पे बॉडी एक गांठ का निर्माण करने लगती है, सिस्ट का निर्माण करने लगती है, कोई ट्यूमर का निर्माण करने लगती है और वहीं पे ये गंदा द्रव्य इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे उस रसोली का, उस गांठ का, उस ट्यूमर का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो जो शरीर की गंदगी उसके अंदर जमा होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है ये अपना रूप भयंकर कर देती है, जिसको कैंसर कहा जाता है। और यही खून की गंदगी अगर किसी ऑर्गन में जाकर सख्त हो गया, यानी कि टाइट हो गया, तो इसको पथरी का नाम दे दिया जाता है। चाहे किडनी में हो या पैनक्रियाज में हो या कहीं पे भी हो, ये पथरी बन जाती है। 30-40 साल में तो ये आम हो गया है। आप देखें जिस मर्जी को ये पथरी का दर्द उठने लगता है। और होता है उनको ऑपरेशन कराना पड़ जाता है कई बार, और ऑपरेशन कई बार सक्सेस होता है, कई बार दूसरी प्रॉब्लम्स भी उनको क्रिएट हो जाती हैं ऑपरेशन के दौरान। और यही टॉक्सिक गंदा खून हमारे लीवर की तरफ इकट्ठा होने लगता है तो उसमें फैटी लीवर सिरोसिस जैसी भयंकर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और यही टॉक्सिक खून हमारे चेहरे की तरफ आने लगता है तो हमें साइनस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कहीं हेडेक हो जाता है, किसी को टू मच पिंपल्स हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, उनको लाइफ टाइम पिंपल्स की ही प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी को उसको चीज़ को निकालने के लिए चेहरा ही एक आसान माध्यम लग रहा है बाहर करने का। तो आम दुनिया में आजकल देखा यह जाता है, जिसको भी जो प्रॉब्लम्स हो जाती है वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर उसको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं दवाई का, और व्यक्ति लाइफ टाइम दवाई खाता जाता है। जो बीमारी छोटी होती है धीरे धीरे वो बड़ी होती जाती है। कारण को ना मिटाकर हम सीधा उसका निवारण की सोचते हैं तो ये धोखा हो जाता है व्यक्ति के साथ। कारण को ना मिटाकर सीधा हम पेड़ के पत्तों को काटने लगे, उसके ऊपर के हिस्से को काटने लगे, तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उससे जड़ से पानी और खाद मिल रहा है ना। गंदगी उसके आहार के थ्रू उसके अंदर बॉडी में आ रही है, जिससे कब्ज बन रही है, ब्लड के अंदर आ रही है, ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है। तो अगर इसके साइकिल को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक बॉडी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगी। आप चाहे कितने भी टेस्ट कराते रहें, टेस्ट काफ़ी
समय तक, कई सालों तक नॉर्मल आते हैं, जब तक कि बॉडी 50% या कोई भी अंग 50% तक खराब ना हो जाए। हम सिर्फ टेस्ट के भरोसे ये ठीक मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी ठीक है, नॉर्मल है। तो ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि जो भी ये टेस्ट है वो तब तक नॉर्मल आते हैं जब तक कि 50% ब्लॉकेज ना हो जाए। किडनी 50% ब्लॉक हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसके बाद ही वो टेस्ट में थोड़ा बहुत दिखाने लगेगा, उससे पहले नहीं। तो आप ये मत मानिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो पका हुआ आहार खाता है वो कभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है बीमारी की। चाहे वो 1 साल बाद आए, चाहे 5 साल बाद आए, चाहे 20 साल बाद आए, वो आएगी जरूर। तो ये जो हमने पूरा शरीर अपना ख़राब कर लिया, अब इसको अगर ठीक करना है तो उसका साधन क्या है? ऐसा क्या करें कि जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स हमारे फिर से न्यू होने लगे, उनकी गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, ऐसा हम क्या करें? अब इस बात पे आते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात निकल के आती है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति जूस के ऊपर उपवास कर सके तो वो सबसे उत्तम उपाय है। जल्दी से जल्दी बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने का, जल्दी से जल्दी बॉडी के पार्ट्स को नया करने का, उनकी गंदगी साफ करने का, और आपको बॉडी को जो पचाने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही थी वो सेव होगी। वो एनर्जी जाएगी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के गंदगी को निकालने का, उसको समय मिलेगा, उसको एनर्जी सेव होगी। तो एनर्जी एक लिमिट की होती है, उसे चाहे आप पचाने में लगा दें या बॉडी को सफाई में लगा दें। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप जूस फास्टिंग करेंगे तो हमारी बॉडी को बहुत टाइम मिल जाता है जल्दी से बॉडी को रिकवरी करने का। अगर ये आप लंबा समय तक नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे दिन के उपवास कीजिए, चाहे 3-3 दिन के कीजिए, चाहे 1-1 हफ्ते के कीजिए, चाहे 15-15 दिन के कीजिए। धीरे धीरे उपवास की प्रैक्टिस बढ़ाकर आप जल्दी से बॉडी को रिकवरी कर सकते हैं, टॉक्सिन्स फ्री कर सकते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को साफ कर सकते हैं, फिर से एक नया शरीर पा सकते हैं। अब दूसरे उपाय की तरफ आते हैं। जब भी आप आहार खाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें वो अपक्व ही आहार खाना है। जितना ज़्यादा आप अपक्व आहार खाएंगे उसके 3 फायदे आपको मिलेंगे। पहला है, जब भी अपक्व आहार खाएंगे आपकी बॉडी में वेस्ट नाम मात्र का निकलेगा, वेस्ट फ्री बॉडी रहेगी तो टॉक्सिन्स पैदा नहीं होंगे। दूसरा, जब भी आप प्राकृतिक आहार खाएंगे तो आपकी बॉडी में जो भी विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तीसरा, प्राकृतिक आहार में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो पुराने पड़े हुए टॉक्सिन्स को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल, ये बॉडी की गंदगी को साफ तो करते ही हैं, साथ में बॉडी की रिपेयरिंग करते हैं, उनके टिश्यूज़ को फिर से नवनिर्माण करने लगते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के करते हैं। अब आते हैं तीसरे उपाय की तरफ। आपको जल्दी से जल्दी अपने पाचन संस्थान को ठीक करना है, टॉक्सिन फ्री करना है, इसको रीजनरेट करना है। तो इसके लिए काम आती है पेट की पट्टी। पेट की पट्टी के लिए क्या करना है, जो भी आपकी बेडशीट होती है उसको 4-5 लड़ करने लेना है करीबन 1 फुट का, और उसको ताज़ा ठंडे पानी में डुबोना है और उसको चारों तरफ, अपने पेट के चारों तरफ लपेट लेना है 3-4 लड़, और उसके ऊपर आपको सूखा तौलिया लपेट लेना है और लेट जाना है, आराम करना है। इससे होगा क्या कि आपके टॉक्सिन्स हैं जो उस ठंडी पट्टी के अंदर आ जाएंगे, पेट की गर्मी है जो बाहर हो जाएगी, जो पेट में पड़ा हुआ मल है वो ढीला होने लगेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यूज करना है एनिमा। एनिमा यूज करने से जल्दी बॉडी में पड़ा हुआ जो मल है, पुराना मल है जो विष बना रहा है बॉडी में, टॉक्सिन्स पैदा कर रहा है, वो जल्दी से जल्दी बाहर हो जाएगा। एनिमा को दूसरी माँ कहा जाता है। इसका जल्दी से जल्दी और जितना जल्दी हो सके यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ही पेट की पट्टी और एनिमा हम यूज करने लगते हैं, हमें स्फूर्ति, ताजगी और एक नव चेतना हमें महसूस होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब आते हैं चौथे उपाय के ऊपर। चौथा उपाय है, हमें अपने शरीर के स्किन के छिद्रों को, रोम्स को, पोर्स को खोलना है। उसके लिए उपाय है कि हमें स्टीम बाथ लेना चाहिए। अगर स्टीम बाथ लेने की सुविधा आपके पास नहीं है तो आप धूप स्नान ले सकते हैं। जब भी आप बाहर धूप में जाते हैं, तेज धूप है तो आप सर को ढक लें, बाकी शरीर आपका खुला रहे,
ऐसा चलेगा। या लेडीज़ हैं तो वो पतले कपड़ों से अपने आप को ढक सकती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से धूप उनके शरीर पर पड़ेगी तो उनके शरीर में पसीना पैदा होगा, गर्मी लगेगी तो पसीना पैदा होगा, रूम छिद्र आपके धीरे धीरे खुलने लगेंगे जैसे जैसे पसीना बाहर आने लगेगा। तो जितना ज़्यादा पसीना आपके शरीर से बाहर आता है तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स भी उस पसीने के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं। अब आते हैं पांचवें उपाय के ऊपर। जब भी हम गलत आहार खा के ब्लड को टॉक्सिन करके किडनीज को ख़राब कर देते हैं या उनकी जो व्यवस्था है उसको मंद कर देते हैं, तो उसको तेज करने का उपाय है कि हम हिप बाथ लें। हिप बाथ का एक बर्तन आता है, उसमें हम अपने हिप को, अपने कूल्हों को और अपने निचले हिस्से को उसमें डुबो के रखते हैं, जिससे वहाँ पे एक्सपेंशन होता है, टॉक्सिन फ्री होने लगती है बॉडी। उससे हमारी किडनियाँ फिर से एनर्जी प्राप्त हो जाती है उनको, फिर से वो अपना फंक्शन सही से स्टार्ट कर देती है और वहाँ की जो किडनी की जो गंदगी है वो बाहर निकलने लगती है और वहाँ से टॉक्सिन फ्री होने लगती है। छठा उपाय है, अगर टॉक्सिन्स का प्रभाव हमारे लंग्स पर अगर हुआ है तो हमें थोड़ा सा तेज वॉकिंग करनी चाहिए और डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। तेज़ी से श्वास लेना और छोड़ना। फुल एक्सपेंड होते हैं जब भी हमारे फेफड़े, तो हमारे जो छिद्र हैं जो बहुत महीनों से सालों से बंद पड़े हैं वो भी धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगते हैं और वहाँ की गंदगी धीरे धीरे खुलकर बाहर निकलने लगती है। तो 5, 10, 15 मिनट हमको डीप ब्रीथिंग का अभ्यास जरूर करना चाहिए या तो तेज वॉकिंग करनी चाहिए। सातवां उपाय है सर्द गर्म पानी की पट्टी। जिस भी ऑर्गन से हमको प्रॉब्लम फील हो रही है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है या गंदगी जमा हो गई है या उस बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा है, उस अंग में हमको पेन हो रहा है, तो हम वहाँ पर 2 मिनट गर्म पानी की पट्टी रखेंगे, उसके हटाने के बाद 1 मिनट ठंडे पानी की पट्टी, और इस साइकिल को 3-4 बार दोहराएंगे। जब भी हम गर्म पानी की पट्टी लगाते हैं, टॉवल वहाँ पर लगाते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ के टिश्यूज जो हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं गर्म पानी की वजह से। और जब ठंडे पानी की पट्टी वहाँ दी जाती है तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो वहाँ का ब्लड एक्सचेंज हो जाता है और वहाँ के टॉक्सिन्स को बहाकर वो खून में मिला दिया जाता है। और खून जब किडनी की तरफ जाता है तो किडनी उन टॉक्सिन्स को बाहर कर देती है पेशाब के जरिए और आप टॉक्सिन फ्री हो जाते हैं। जो उपाय आपको बताए गए हैं उनको अगर आप रेगुलर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं, तो पूरी बॉडी को आप फिर से रीजनरेट कर देते हैं, सारे ऑर्गन्स को फिर से रीजनरेट कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि सच्चा आहार आपको खाना है, प्राकृतिक आहार खाना है या कृत्रिम और पका हुआ आहार खाना है। स्वास्थ्य की चाबी आपके हाथ में दे दी गई है। अब आप इससे कैसे उस ताले को खोलते हैं ये आपके हाथ की बात है। अगर आप आज समझ जाएंगे तो आने वाला फ्यूचर में आप सदा खुश रहेंगे, और अगर आप आज नहीं सुधरते हैं तो प्रकृति आपको मजबूर कर देगी सुधरने के लिए। अगर आप रॉ फूड बिल्कुल नहीं खा रहे हैं तो आज से ही, आज की वीडियो देखने के बाद से ही रोज 50% रॉ फूड खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप पहले से ही रॉ फूड खा रहे हैं 50%, तो आप 70-80 तक आ जाइए, फिर 90 तक, फिर 100 तक। और अगर आप 80 तक भी अगर कंटिन्यूअस इस जर्नी को चालू रखते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। आप खुद तो स्वस्थ रहेंगे ही, आपकी फैमिली भी आपसे मोटिवेशन लेके आपके स्वास्थ्य को देख के वो भी इसे फॉलो करने लगेगी, आपके पड़ोसी भी फॉलो करने लगेंगे और धीरे धीरे ये जर्नी आगे बढ़ती जाएगी। हम अपने साथ साथ अपने देश को भी स्वस्थ रख पाएंगे। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप और मैं इसी जर्नी में आगे चल रहे हैं। काश हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने साथ और लोगों को भी जोड़ते रहें और इस जर्नी के थ्रू खुद को तो स्वस्थ रखें, अपने परिवार वालों और समाज को भी हेल्थ के लिए जागरूक करते रहें। तो ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे आगे भी मिलता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।